विकास सुधा को हॉस्टल छोड़कर घर आया तो उसकी माँ अभी भी अपने कमरे में बैठी थी। विकास लीलावती जी के पैरों के पास बैठा तो लीलावती जी ने नजर फेर लिया, पर विकास भी कहाँ हार मानने वालों में से था। विकास, मुझसे बात भी नहीं करेंगी? इतनी नाराज है मुझसे? लीलावती जी ने कोई जवाब नहीं दिया तो विकास आगे बोला, माँ, आप एक बार मेरी तरफ देखिए तो। आप तो जानती हैं कि आपसे बात किए बिना मैं एक दिन भी नहीं रह सकता। मैं बचपन से ही हर छोटी छोटी चीजों की जिद करता रहा और आप भी मेरी हर जिद पूरी करती रहीं और आप मेरी हर जिद पूरी भी करती रहीं। यहाँ तक कि मैंने आपसे जो भी मांगा वो आपने मुझे उससे बढ़कर दिया है। यहाँ तक कि आप मुझे वैभव से भी ज्यादा प्यार करती हैं। जानती हैं माँ, पापा के जाने के बाद मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि आप थी मेरे साथ, मेरी माँ, मेरे पापा, मेरा सब कुछ बनकर। आपने दोस्त की तरह आज तक मेरी हर जरूरत को समझा है और मेरा साथ भी दिया है। और आज ऐसे मुंह फेर रही हैं। आपको अपने बेटे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है ना? ये कहते कहते विकास रो पड़ा, जो लीलावती जी से बिल्कुल भी देखा नहीं गया। आखिर वो लीलावती जी का लाडला जो था। मैं तुझसे कहाँ नाराज हूँ। मुझे तो उस लड़की से दिक्कत है जिसकी न जात का पता है न धर्म का। पता नहीं किसकी नाजायज औलाद हो। लीलावती जी विकास की ओर देख कर बोली, विकास, माँ, आप आज के समय में इन सब बातों पे विश्वास करती हैं? माना कि सुधा के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। सच कहूँ तो अगर मुझे पता भी होता तो मुझे इस बात का फर्क बिल्कुल नहीं पड़ता। सुधा सीधी साधी और समझदार लड़की है, जो आजकल के बनावटीपन की दुनिया से बिल्कुल अलग है। उसका ये चरित्र और स्वभाव किसी सरनेम का मोहताज नहीं है। जानती है, ये अच्छे अच्छे परिवारों की लड़कियां कॉलेज में चार चार बॉयफ्रेंड लेकर घूमती हैं और आधुनिकता के नाम पर लड़के के साथ लिव इन में भी रहती है, वो भी बिना शादी के। फिर भी उन्हें कोई कुछ नहीं कहता, क्योंकि उनके नाम के पीछे बड़े परिवार का सरनेम जो लगा होता है। अपने पड़ोस में ही देख लीजिए, शर्मा अंकल जी की बेटी घर से भाग गई थी। गुप्ता अंकल जी की बेटी देर रात शराब पीकर धुत होकर लड़कों के साथ घर आती है। किसी को उनसे कोई दिक्कत नहीं होती, पर जब सुधा जैसी शरीफ और इज्जतदार लड़की पे उंगली उठती है। लीलावती जी सुधा की तारीफ सुनकर तुनक कर बोली, बड़ा सुधा की वकालत करता फिर रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं अपने बेटे से नहीं, सुधा के वकील से बात कर रही हूँ। इतनी ही शरीफ है तेरी सुधा, इसलिए तो उसने तुझे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। ऐसी लड़कियों को मैं अच्छे से जानती हूँ। अच्छे घरों के लड़कों को अपनी अदा से रिझा कर पैसे लूटती हैं। विकास बिलक कर, माँ, आप मुझे जो बोलना है बोल दीजिए, जितना कोसना है कोस लीजिए, पर उसके बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए। आप एक औरत होकर दूसरी औरत के लिए इतना गलत कैसे बोल सकती हैं? सुधा का इन सब में कोई दोष नहीं है। अगर किसी का दोष है तो वो मैं हूँ। एक और बात माँ, सुधा मेरे पीछे नहीं पड़ी थी। आपका ये शरीफ बेटा जिस पे आपको बहुत नाज है ना, वही सुधा के पीछे पड़ा था। वो तो बार बार मुझे मना करती रही, पर मैं ही नहीं माना। मैंने ही उससे बोला कि मेरी माँ मुझे समझेगी, पर मैं गलत था। आप भी और लोगों जैसी ही हैं। माँ, आपकी मर्जी के बगैर मैं सुधा से शादी तो नहीं करूँगा, पर अगर मेरी शादी उससे नहीं हुई तो आप मुझे हमेशा के लिए खो देंगी। लीलावती जी गुस्से से, तो कान खोलकर सुन ले, मैं तेरी शादी उस जादूगरनी से नहीं होने दूंगी। विकास भी बुलंद आवाज में, तो अपने बेटे को खोने के लिए तैयार हो जाइए। इतना कहकर विकास घर से निकल गया। लीलावती जी बड़बड़ाते हुए, जा चला जा, जब दिमाग ठंडा हो जाएगा तो खुद ब खुद वापस आ जाएगा। रात को विकास अपने दोस्त के पास ही रुक गया। लीलावती जी ने अपने अहम में ये जानने की कोशिश भी नहीं की कि वो कैसा है और कहाँ है। 1 से 2 और 2 से 4 दिन हो गए। लीलावती जी ने गुस्से में
ये भी जानने की कोशिश नहीं की कि उनका बेटा कहाँ है और कैसा है। विकास वैभव के जरिए माँ का हालचाल लेता रहता था। वैभव ये सब देखकर परेशान था। शनिवार को जब वैभव घर आया तो लीलावती जी रोते हुए उसे अपना दुखड़ा सुनाने लगी। वैभव जानता था कि लीलावती जी यहाँ गलत है और अगर उसने अभी परिस्थिति को नहीं संभाला तो बहुत देर हो जाएगी और माँ और बेटे के रिश्ते में दरार आ जाएगी। वैभव माँ को समझाते हुए, माँ, आज तक भैया ने वही किया जो आप चाहती थी। आज जब वो बस शादी अपनी मर्जी से करना चाहते हैं तो आप उनका साथ क्यों नहीं दे रही? आखिर जिंदगी तो उन्हें ही गुजारनी है, भाभी के साथ। लीलावती जी, तू भी अपने भाई की तरफदारी करने लगा। 4 दिन से तेरा भाई घर नहीं आया, ना ही उसने ये जानने के लिए एक फोन किया कि मैं ठीक हूँ या नहीं। उसी लड़की ने कहा होगा कि मुझसे बात नहीं करने को। वैभव, माँ, आपने एक बार भी ये जानने की कोशिश की कि भैया कहाँ हैं और किस हाल में हैं? और रही बात भैया की, तो वो रोज मुझसे आपके बारे में पूछते हैं। आप बार बार भाभी को दोष दे रही हैं, पर आपको ये नहीं लगता कि उनकी जगह पर कोई और लड़की होती तो अब तक दोनों की शादी हो गई होती? माँ, आपको भैया पे नाज होना चाहिए कि वो इतना सब होने के बावजूद आपका इतना ध्यान रखते हैं। आपका भी तो फर्ज है उनकी खुशी का ध्यान रखना। मैंने भैया को इतना परेशान कभी नहीं देखा। वो रोते नहीं, पर उनका दर्द उनकी आवाज में साफ झलकता है। भैया की हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। अगर उन्हें कुछ हो गया तो आप जिंदगी भर पछताती रहोगी। लीलावती जी बेचैनी से वैभव को देखकर, तू सच कह रहा है? मेरा बेटा इतना परेशान है और मैं अपने अहम में बैठी हूँ? नहीं, मैं विकास को खुद से दूर नहीं होने दूंगी। मैं अभी उसे फोन करके कहती हूँ कि घर आ जा। वो जैसा चाहता है वैसा ही होगा। इतना कहकर लीलावती जी विकास का नंबर डायल करने लगी। विकास माँ का नंबर देखते ही कॉल रिसीव करके बोला, हेलो माँ, तुम ठीक तो हो ना? लीलावती जी, मैं ठीक हूँ, पर तू ठीक नहीं लग रहा। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? नाराज है मुझसे? विकास, मैं ठीक हूँ। लीलावती जी, घर आ जा, तेरी शादी सुधा से ही होगी। विकास, सच माँ, आप शादी के लिए तैयार हैं? लीलावती जी, हाँ हाँ, अब घर आ जा जल्दी। तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। विकास खुशी से चिल्लाते हुए, थैंक यू सो मच माँ। बस आधे घंटे में घर पहुंच रहा हूँ। लीलावती जी, जल्दी आ, तुझे देखने का मन कर रहा है। विकास ने ठीक है बोलकर कॉल काट दिया और सुधा का नंबर डायल करने लगा। अभी 2 ही रिंग हुई थी कि सुधा ने कॉल रिसीव कर लिया। विकास, सुधा, माँ मान गई शादी के लिए। सुधा, क्या? सुधा को तो जैसे अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा था। विकास, माँ हमारी शादी के लिए तैयार हो गई हैं। खुद को तैयार कर लो मेरी दुल्हन बनने के लिए। सुधा, आप सच कह रहे हैं ना? माँ जी सच में मान गई हैं। विकास, हाँ, आज माँ का फोन आया था, बोल रही थी कि वापस आ जा, तेरी शादी सुधा से ही होगी। अच्छा, अब मैं घर के लिए निकल रहा हूँ, कल मिलते हैं। शादी की शॉपिंग भी तो करनी है। सुधा, ओके बाय। विकास बाय बोलकर फोन काटकर बाइक से घर निकल गया। लीलावती जी विकास को देखते ही उससे लिपट कर रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे और सुधा को गलत समझ लिया, पर अब मेरी आंखें खुल गई हैं। अब वही होगा जो तू चाहता है। मैं कल ही पंडित जी को बुलाकर शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती हूँ। विकास, थैंक यू माँ, मुझ पे इतना विश्वास करने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि सुधा की तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वैभव दोनों को यूं गले मिलते देखकर, हो गया, हो गया माँ बेटे का मिलाप, तो कोई मुझ पर भी थोड़ा ध्यान देगा। मैं भी हफ्ते भर बाद आया हूँ। भैया तो अब यहीं रहने वाले हैं। विकास वैभव के पास आकर बोला, देख रहा हूँ तुझे बहुत जलन हो रही है मुझसे। वैभव, जलन तो बहुत होती है आपसे, क्योंकि माँ मुझसे ज्यादा आपसे प्यार करती है। पर आज आप दोनों को एक साथ देखकर खुशी भी हो रही है। अब भाभी आ रही है ना,
तो उनका इकलौता देवर होने की वजह से उनका सारा प्यार और दुलार तो मुझे भी मिलेगा। देख लीजिएगा, मैं भाभी को अपनी साइड में कर लूंगा। विकास रोनी सूरत बनाकर, वो तो है, तो उससे मिलते ही उसे अपनी साइड कर लेगा, फिर मेरा क्या होगा? वैभव विकास का चेहरा देखकर हंसते हुए बोला, ड्रामा करने में आप भी कम नहीं हो। उसकी बात सुनकर विकास मुस्कुरा दिया और दोनों को मुस्कुराते देखकर लीलावती जी भी मुस्कुराने लगी। पंडित जी ने सीधे 6 महीने बाद का मुहूर्त बताया, जिसे सुनकर विकास ने अपना माथा पकड़ लिया। तभी उसे एक आइडिया आया और उसने लीलावती जी को पंडित जी के लिए चाय नाश्ता लाने को कहा। लीलावती जी चाय लाने चली गई तो विकास पंडित जी से बोला, पंडित जी, शादी की तारीख इस महीने की नहीं निकल सकती? पंडित जी, बिल्कुल नहीं। इस महीने तो क्या, अगले 5 महीनों तक शादी का कोई योग नहीं है। विकास पंडित जी के हाथ में 2000 रखकर, देखिए, कहीं इस महीने में कोई शुभ दिन निकल जाए। आप तो परम ज्ञानी हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। पंडित जी जेब में पैसा डालकर फिर से पोथी देखने लगे। तभी लीलावती जी चाय नाश्ता लेकर आ गई। पंडित जी लीलावती जी से खुशी के अंदाज में, अरे, इस महीने की 25 तारीख को बहुत सुंदर शादी का योग बन रहा है। ऐसा योग 10 सालों में एक बार ही बनता है। पता नहीं इस पे कैसे मेरी नजर नहीं पड़ी। लीलावती जी पर हम इस महीने शादी नहीं कर सकते। शादी की ढेर सारी तैयारियां करनी है। आखिर इस घर की पहली शादी है। सारे रिश्तेदारों को भी बुलाना है। इन सब चीजों में समय लगता है। पंडित जी चुप हो गए। तभी वैभव बोला, भैया और मैं हूं ना, सब कुछ टाइम पे हो जाएगा। पंडित जी भी लीलावती जी को सुनाते हुए बोले, आपका बेटा सही कह रहा है। शादी का ऐसा योग बहुत किस्मत वालों के नसीब में होता है। अगर इस महीने शादी नहीं हुई तो आप लोग बाद में पछताएंगे। लीलावती जी ने कुछ देर के लिए सोचा और हाँ कर दिया। शादी की तैयारियां होने लगी और 15 दिन के अंदर ही विकास और सुधा की शादी हो गई। विकास और सुधा की नई गृहस्थी बहुत अच्छे से कट रही थी। विकास जैसा पति पाकर सुधा भी बहुत खुश थी। वैभव भी जब घर आता तो सुधा को बहुत अच्छा लगता। उसकी जिंदगी का खालीपन जैसे खत्म हो गया था। लीलावती जी ने शादी के लिए हाँ भले ही कर दिया था, पर वो सुधा से थोड़ी कटी कटी रहती थी और बस काम पड़ने पे ही बात करती थी। पर सुधा उनको खुश रखने की हर कोशिश करती रहती और उनकी जरूरत का हर ध्यान रखती थी। धीरे धीरे लीलावती जी को भी ये एहसास होने लगा कि वो सुधा के बारे में गलत राय रखती थी, वरना तो उसकी जगह पे कोई और लड़की होती तो उनका उतना ध्यान कभी नहीं रखती। इसलिए उन्होंने भी धीरे धीरे सुधा को अपना लिया। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधा ने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी इतनी खूबसूरत होगी। एक दिन अचानक काम करते करते सुधा बेहोश हो गई। विकास को जब ये बात पता चली तो वो तुरंत उसे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने जब बेहोश होने की सही वजह बताई तो विकास की खुशी का ठिकाना न रहा। सुधा माँ बनने वाली थी। विकास ने जब ये सुना तो वो तो जैसे खुशी से पागल हो गया। सुधा भी बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी में एक नई खुशी ने दस्तक जो दी थी। विकास ने जब लीलावती जी को सुधा के प्रेग्नेंट होने की खबर दी तो लीलावती जी भी बहुत खुश हुई। दिन गुजर रहे थे। विकास और लीलावती जी सुधा का बहुत ध्यान रख रहे थे और फिर वो दिन भी आ गया जब सुधा ने एक सुंदर सी बेटी को जन्म दिया। देखने में वो बिल्कुल अपने पापा जैसी थी। विकास ने जब अपनी बेटी के नन्हे नन्हे हाथों को स्पर्श किया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उस छोटी सी जान ने उसे नई पहचान जो दी थी वो थी पापा की। सुधा के तो जैसे आंसू ही नहीं थम रहे थे। एक अनाथ की तरह जिंदगी गुजारने वाली सुधा की पूरी दुनिया ही बदल गई थी। माँ जैसी सास, भाई जैसा देवर, इतना प्यार करने वाला पति, सब कुछ था उसकी जिंदगी में। बस एक बच्चे की कमी थी, वो भी भगवान ने पूरी कर दी थी। लीलावती जी ने बड़ी धूमधाम से विकास की बेटी का नामकरण करवाया और उस नन्ही जान को पीहू नाम दिया गया।
पीहू नाम की तरह ही बहुत प्यारी थी। घर में सबकी जान उसमें बसने लगी थी। लीलावती जी का तो सारा वक्त ही पीहू के आगे पीछे घूमने में गुजर जाता था। समय के साथ विकास और सुधा का प्यार भी बढ़ता जा रहा था। दोनों हर मायने में परफेक्ट कपल थे। देखते देखते शादी के 5 साल पूरे हो गए थे। सुधा की जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। सुधा को अपना जन्मदिन पता नहीं था, इसलिए विकास हर साल सुधा से अपनी पहली मुलाकात के दिन को सुधा के जन्मदिन की तरह मनाता था। इस साल भी उसी दिन विकास ने सुधा के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान किया था और इसलिए वो कॉलेज से घर आ रहा था ताकि वो सब कुछ अच्छे से कर सके। पहले ही कॉलेज में बहुत देर हो गई थी, इसलिए उसने बाइक की स्पीड थोड़ी तेज कर दी थी। बाइक चलाते हुए वो सुधा से अपनी पहली मुलाकात के बारे में सोचता मुस्कुराता गीत गुनगुना रहा था। वो अपने ख्यालों में इतना खो गया था कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा कि उसकी तरफ तेजी में एक कार आ रही है। जब वो उसका ध्यान कार की तरफ गया तब तक बहुत देर हो गई थी और कार बिल्कुल उसके पास आ गई थी। विकास ने बाइक टर्न करने की कोशिश की पर तब तक कार उसकी बाइक को घसीटती दूर तक ले गई। टक्कर इतनी तेज थी कि विकास की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। जैसे ही लीलावती जी और सुधा को इस बात की खबर मिली तो दोनों बिल्कुल टूट ही गई। वैभव भी तुरंत घर के लिए निकल गया। सुधा तो बिल्कुल पागल ही हो गई थी। थोड़ी थोड़ी देर पे वो बेहोश हो जा रही थी। जैसे ही विकास की खून से सनी लाश घर आई तो लीलावती जी उससे लिपट कर रोने लगी। बेचारी पीहू को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बार बार विकास की लाश के पास जा रही थी और पापा पापा बोलकर उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, पर विकास अब लौट के कहाँ आने वाला था। विकास ने सुबह ही लीलावती जी को इस सरप्राइज डिनर के बारे में बताया था और ये भी बताया था कि आज वो घर जल्दी आ जाएगा क्योंकि उसे सुधा को बहुत खूबसूरत सा तोहफा भी देना है। इस बात ने लीलावती जी के दिमाग में घर कर लिया और वो विकास की मौत का जिम्मेदार सुधा को ही मानने लगी। विकास के अंतिम संस्कार के बाद वैभव 2 हफ्ते के लिए घर ही रुक गया था ताकि वो माँ और भाभी को थोड़ा संभाल सके। सुधा ने तो बिल्कुल चुप्पी ही ठान ली। दूसरी तरफ लीलावती जी का स्वभाव अचानक से सुधा के प्रति बदल गया और वो हर छोटी से छोटी चीज के लिए सुधा को ताने देने लगी। वैभव को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। लीलावती जी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। उनका लाडला अब इस दुनिया में नहीं था और उसकी मौत की वजह वो सुधा को मान बैठी थी। ये भूल कर कि विकास के जाने का सबसे बड़ा गम सुधा को हुआ है और उसे अब एक सहारे की जरूरत है फिर से खड़े होने के लिए। उसकी जिंदगी के तो सारे रंग ही विकास अपने साथ ले गया था। दिन भर वो विकास की तस्वीर को देखकर अकेले में रोया करती थी। पीहू भी हर रोज सुधा से पापा को बुलाने की जिद करती रहती और सुधा हमेशा उसे बहला लेती। वैभव की छुट्टी खत्म हो गई तो वो वापस चला गया और हमेशा की तरह बस एक दिन के लिए आने लगा। बस फोन करके वो रोज सबका हाल चाल जरूर पूछ लेता था। सुधा भी वक्त के साथ खुद को संभालने लगी थी क्योंकि अगर वो टूट जाती तो पीहू को कौन संभालता। और अब तो लीलावती जी पीहू से भी दूर ही रहती थी। सुधा अपने अतीत में डूबी ही थी कि अलार्म की टिक टिक से फिर से वो अतीत से बाहर आ गई। देखा तो पीहू को घर लाने का समय हो गया था, इसलिए वो उसे लेने निकल पड़ी। पीहू उसे देखते ही मम्मा, पीहू भी अपने पापा के साथ घर जाएगी। पीहू को आपके साथ घर नहीं जाना। सुधा, पीहू बेटा आज मेरे साथ घर चलो, कल पापा के साथ घर आ जाना। पीहू, नहीं मम्मा, डिम्पी अपने पापा के साथ घर जाती है। डिम्पी के पापा उसको रोज चॉकलेट दिलाते हैं, मुझे भी पापा के साथ जाना है। सुधा, पीहू बेटा आज मम्मी आपको चॉकलेट दिलाएगी, वो भी ढेर सारी। बोलो मेरे साथ चलोगी ना आप? पीहू, सच्ची मम्मा? तो पीहू आपके साथ जाएगी। सुधा ने चैन की सांस ली और पीहू को चॉकलेट दिलाकर घर आ गई। आज सुधा को पीहू की वजह से घर आने में थोड़ी देर हो गई थी। लीलावती जी दरवाजे पे खड़ी उनका इंतजार कर रही थी।
सुधा को देखते ही गुलछर्रे उड़ाकर आ गई। पहले तो मेरे बेटे को खा गई और अभी उसके गए हुए कुछ महीने भी नहीं हुए और तूने अय्याशी करनी शुरू कर दी। कितना समझाया था उसे कि ऐसी लड़की से शादी मत कर जिसके न माँ बाप का पता है न खानदान का, पर वो नहीं माना। अगर उसने तेरे से शादी नहीं की होती तो अब तक वो जिंदा होता। सुधा उनकी हर बात को नजरअंदाज करते हुए पीहू को लेकर अपने कमरे में आ गई और उसके कपड़े बदलकर खाना खिलाने लगी। खाना खाकर पीहू सो गई। विकास जी प्लीज वापस आ जाइए। आप क्यों चले गए? मुझे और पीहू को अकेला छोड़कर हमें भी अपने साथ क्यों नहीं ले गए? जानते हैं आपके बिना मेरी जिंदगी कैसी हो गई है। माँ जी को मुझसे तो नफरत है ही, पर पीहू को भी वो देखना नहीं चाहती। आपके चले जाने से सब कुछ बदल गया है। मैं क्या करूं? पीहू रोज आपसे बात करने की जिद करती है। कैसे समझाऊं उसे कि आप हम सबको छोड़कर चले गए हैं। आप ही मुझसे हमेशा कहा करते थे कि आप हमेशा मेरा साथ देंगे। सुधा खुद से ही बातें करती सिसक रही थी। तभी उसके मोबाइल में रिंग हुई तो उसने मोबाइल उठा लिया। दूसरी तरफ वैभव था। वैभव, हेलो भाभी, आप कैसी हैं? और पीहू ठीक है? सुधा भर्राई आवाज में, हम दोनों ठीक हैं। वैभव, आप फिर रो रही हैं? आप अगर ऐसे टूट जाएंगी तो पीहू को कौन संभालेगा? सुधा, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वैभव, मुझसे क्यों झूठ बोल रही हैं? आज भी माँ ने आपको कुछ कहा? सुधा, नहीं तो। वैभव, माँ की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है, क्यों आपसे ऐसे बर्ताव कर रही है। सुधा, मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता, आखिर वो माँ है मेरी। ये सब छोड़िए, आप कब घर आ रहे हैं? पीहू आपको रोज याद करती है। वैभव, कल ही आ रहा हूँ। मैंने अपनी पोस्टिंग इसी शहर में करवा ली है, घर से 10 किलोमीटर दूर है। सुधा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आप आ जाइएगा तो माँ को बहुत सहारा मिल जाएगा। इनके चले जाने के बाद से तो वो बिल्कुल चुप सी रहती हैं, घर से भी बाहर नहीं निकलती, बस घर की चार दीवारी में खुद को कैद कर रखा है। वैभव, जानता हूँ, इसलिए तो घर आ रहा हूँ, हमेशा के लिए। अच्छा भाभी, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे पैकिंग भी करनी है। मैं आपकी तरह सब कुछ नहीं संभाल पा रहा। वैभव विकास को याद करके रोते हुए खुद से बातें कर रहा था। अगले दिन वैभव अपना सारा सामान लेके घर आ गया। लीलावती जी उसे देखकर कुछ खास खुश नहीं हुई, पर पीहू उसे देखते ही दौड़ती हुई उसके पास आकर बोली, चाचू, आप आ गए? मुझे पापा के पास ले चलो ना, मुझे पापा के पास जाना है। वैभव, चाचू तुम्हें पापा के पास ले जाएंगे, पर आज पीहू चाचू के साथ घूमने जाएगी। बोलो, जाएगी ना? पीहू, नहीं, पीहू आपके साथ नहीं जाएगी। पीहू को पापा के पास जाना है। वैभव पीहू को गोद में लेकर, चाचू, पीहू को आज ढेर सारे खिलौने दिलाएंगे और पीहू की पसंदीदा चॉकलेट आइसक्रीम भी खिलाएंगे। पीहू वैभव के गाल पे किस करके फिर पीहू भी चाचू को बहुत सारी किस्सी देगी। वैभव, अरे वाह, आपकी किस्सी तो बहुत मीठी है, बिल्कुल आपकी तरह। अच्छा, अब आप खेलने जाओ, चाचू आपको शाम को घुमाने ले जाएंगे। पीहू, ओके चाचू। इतना कहकर पीहू वैभव की गोद से उतरकर खेलने चली गई। वैभव लीलावती जी के पास बैठ गया। वैभव, माँ, आपकी तबीयत कैसी है? लीलावती जी, बस जिंदा हूँ। वैसे भी तो मेरा ध्यान रखने वाला तो मुझे छोड़कर चला गया। वैभव, ऐसा क्यों बोल रही हैं? भाभी हैं आपका ध्यान रखने के लिए, और अब मैं भी आ गया हूँ यहाँ हमेशा के लिए। लीलावती जी, ये कुलच्छनी रखेगी मेरा ध्यान? पहले अपने पति को खा गई और अब मुझे भी निगलना चाहती है। वैभव, प्लीज माँ, भाभी के बारे में कुछ भी उल्टा पुल्टा मत बोलिए, वो बहुत अच्छी हैं। आप रोज उन्हें इतना कुछ सुनाती हैं, फिर भी आपका कितना ख्याल रखती हैं। और भैया के एक्सीडेंट में भाभी का क्या दोष है? ये तो सोचिए कि आपने बेटा खोया तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है, भाभी ने तो अपना पति खोया है। आपने सोचा है कि भाभी अब कितनी अकेली हो गई हैं?
आपने भी तो शादी के कुछ साल बाद ही पापा को खो दिया था। तब दादी भी आपको कितना कुछ सुनाती थी और आप चुपके चुपके रोया करती थी, और आज आप उसी चीज के लिए भाभी को रोज कोसती हैं। फिर आप में और दादी में अंतर क्या है? लीलावती जी वैभव को आंखें दिखाकर, क्या कहा तुमने? इस औरत से मेरी बराबरी करेगा? अब यही दिन देखने को रह गया था। वैभव भी आज माँ को जवाब देने के मूड में था। उससे भी भाभी की इतनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सुधा ने उसे रोकने की कोशिश की तो वो सुधा से बोला, प्लीज आप इन सब में मत पड़िए। मैं भी तो देखूं कि माँ के दिल में आपके लिए कितना जहर भरा पड़ा है। अब तक मैं ये सोचकर चुप था कि माँ ने अपना बेटा खोया है, इसलिए इनको सदमा लग गया है और ये ऐसे बर्ताव कर रही हैं। पर इन्हें तो भैया से कोई लगाव ही नहीं था। अगर होता तो ये कभी भी आपसे और पीहू से ऐसे बर्ताव नहीं करती। अगर इन्हें सच में भैया के जाने का गम होता तो ये उनकी हर प्यारी चीज को उतने ही प्यार से संभाल कर रखती जैसे भैया रखा करते थे। भैया सबसे ज्यादा पीहू और आपसे प्यार करते थे, और उनके जाने के बाद सबसे ज्यादा आप दोनों को तकलीफ माँ ने ही दी है। लीलावती जी गुस्से में, तू मुझसे जुबान लड़ाएगा, वो भी इस औरत के लिए? मुझे विकास के जाने का गम नहीं है। मुझे जितना मैं प्यार करती थी विकास से उतना कोई नहीं करता होगा। मेरी जान था वो। कितना कुछ कहा था उसे, पर एक बार भी उसने पलट कर मुझे जवाब नहीं दिया। और तू मुझसे ऐसे बात कर रहा है वैभव? वो इसलिए कि वो आपसे बहुत प्यार करते थे, पर आप तो उनके प्यार का हमेशा फायदा उठाती रह गई। बचपन से ही आप उनसे जुड़ी हर बात का निर्णय खुद लेती आ गई, बिना ये जाने कि वो चाहते क्या है। जब भैया ने भाभी से शादी के लिए कहा था तो आपने उन्हें कितना कुछ सुनाया था। अगर उन्हें उस समय तकलीफ ना हुई होती तो वो घर छोड़कर कभी नहीं जाते। पर मैं वैसा नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप गलत कर रही हैं और मैं कुछ भी गलत बर्दाश्त नहीं करूँगा। फिर वैभव सुधा की तरफ देखकर, भाभी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज कुछ खाने को दीजिए। सुधा बिना कुछ बोले खाना लाने चली गई। उसे वैभव का माँ से वैसे बात करना अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर उसे इस बात की खुशी थी कि कोई तो है जो उसका साथ देने वाला है। वो खाने की प्लेट टेबल पे लगाकर वैभव को बुलाने आई तो लीलावती जी उसे खा जाने वाली नजरों से घूरने लगी। सुधा ने नजरें झुका ली। वैभव खाना खाने लगा तो लीलावती जी उठकर अपने कमरे में चली आई। वैभव खाना खाते हुए सुधा से बातें करने लगा, जो सुनकर लीलावती जी कमरे में बैठी लाल पीली हो रही थी। वैभव भी उन्हें सुनाने के लिए जोर जोर से बोल रहा था। सुधा बेचारी चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। आज तक उसने वैभव को इतने गुस्से में कभी नहीं देखा था। हमेशा तो वो हंसी मजाक करता मुस्कुराता रहता था, पर आज उसके अंदर जैसे आग जल रही थी। शाम को वैभव लीलावती जी को दिखाने के लिए सुधा को भी जिद करके अपने साथ ले आया। पीहू भी आज बहुत खुश थी। इतने समय के बाद वो अपने चाचू और माँ के साथ बाहर आई थी। सुधा को भी बाहर आकर थोड़ा अच्छा लग रहा था। वैभव पीहू और सुधा को पहले मूवी और फिर वहां से होटल खाना खिलाने ले आया। आज भैया के जाने के बाद पहली बार वैभव ने सुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी थी। सुधा को यूं मुस्कुराता देख उसे अंदर से बहुत सुकून मिल रहा था। रास्ते से उसने लीलावती जी के लिए भी खाना पैक करवा लिया। उधर लीलावती जी अकेले कमरे में बैठी कुढ़ रही थी और सुधा को गालियां भी दे रही थी। उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था वैभव का सुधा का यूं ख्याल रखना। सुधा और वैभव के घर आते ही लीलावती जी सुधा पे बरसते हुए बोली, आखिर वैभव को भी अपने बस में कर ही लिया तूने। तेरी नीयत पे तो पहले ही शक था मुझे, आज तेरी असलियत सामने आ ही गई। मेरे इसकी आंखों पे भी विकास की तरह पट्टी पड़ गई है। अब तो तू इसे खाकर ही मानेगी। सुधा बस कीजिए माँ जी, आपको जरा भी एहसास है कि आप क्या बोले जा रही हैं? विकास जी को तो पहले ही आप खो चुकी और अब वैभव जी के बारे में ऐसी बातें कर रही हैं। आपको क्या लगता है बस आपने बेटा खोया है? मेरा तो कुछ गया ही नहीं जैसे। मैंने अपना पति, अपना दोस्त, अपना सब कुछ खोया है। मेरी बेटी ने अपने पापा को खोया है। आपसे कम हमारी तकलीफ नहीं है।
पीहू जब बार बार विकास जी के बारे में पूछती है और उससे मिलने की जिद करती है तो कितनी तकलीफ होती है मुझे, ये आप क्या जाने। आप मुझसे इसलिए नफरत करती हैं कि मैं अनाथ हूँ। जब आपको मुझसे इतनी ही नफरत थी तो आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? नहीं करने देती विकास जी की मुझसे शादी। और अब आपको यही डर सता रहा है कि मैं वैभव जी को आपसे दूर ना कर दूं। तो फिर ठीक है, मैं कल सुबह ही पीहू को लेकर आप सबसे दूर चली जाऊंगी। तब तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी ना। मैं भी अब थक चुकी हूँ आपकी नफरत सहते सहते। मुझसे नफरत भी समझ आती है, पर पीहू से आप इतनी नफरत क्यों करती हैं? पहले तो पीहू में आपकी जान बसती थी। उस नन्ही जान ने आपका क्या बिगाड़ा है? एक तो उसने इतनी छोटी उम्र में अपने पापा को खो दिया। उसको संभालने के बजाय आप तकलीफ दे रही हैं। लीलावती जी रोते हुए, तुम दोनों की वजह से ही मेरा बेटा मुझसे दूर हुआ है। चली जा यहाँ से। कल से घर में सुकून तो रहेगा। तेरी वजह से मनहूसियत फैल गई है चारों तरफ। वैभव गुस्से में, इतनी नफरत है ना आपको भाभी से और पीहू से? तो ठीक है, भाभी और पीहू यहाँ अब नहीं रहेंगी, पर सिर्फ वो दोनों घर से नहीं जाएंगी, मैं भी जाऊंगा। अब रहिए आप अकेले इस घर में। सुधा, वैभव से आप माँ जी के पास रहकर उनका ख्याल रखिएगा। मैं और पीहू अकेले इस घर से जाएंगे। वैभव, अब तो मैंने पक्का इरादा कर लिया है कि अब मैं आपको इस तरह घुट घुट कर जीने नहीं दूंगा। आप मेरे साथ मेरे कमरे में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सुधा, क्या बात करनी है, बोलिए। वैभव, यहाँ नहीं, कमरे में। मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी आइए। वैभव अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला। वैभव को गुस्से में देखकर सुधा भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। वैभव, सुधा को अपने पास बैठाकर, अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सुधा, हाँ बोलिए। वैभव, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको आज तक गलत नज़र से देखा हो, भैया की कसम, पर मैं आपको और पीहू को यूं घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता। भैया की जान आप दोनों में बसती थी। आप दोनों को यूं तकलीफ में देखकर भैया की आत्मा को भी शांति नहीं मिल रही होगी। भैया मुझसे हमेशा कहा करते थे कि सुधा के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर वो जीते हैं। मुझे वही मुस्कुराहट वापस चाहिए। प्लीज ना मत कीजिएगा, आपको भैया की कसम। मैं आपको रात भर का समय दे रहा हूँ, सोच समझकर फैसला कीजिएगा। ये सिर्फ आपकी नहीं, पीहू की जिंदगी का भी सवाल है। सुधा को वैभव के ऐसे प्रस्ताव की आशा बिल्कुल नहीं थी। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई। पूरी रात उसने यही सोचते सोचते बिता दी और आखिर में वो एक निर्णय पर पहुंच ही गई। सुबह वो तैयार होकर सीधे वैभव के कमरे में गई, जहां वैभव पहले से ही तैयार होकर उसका इंतजार कर रहा था। सुधा, मैं तैयार हूँ, पर एक बात का सच सच जवाब दीजिएगा। वैभव, हाँ बोलिए। सुधा, आप ये शादी मुझ पे दया करके तो नहीं कर रहे हैं ना? वैभव, नहीं। सुधा, मेरे सर पे हाथ रखकर कहिए। वैभव, सुधा के सर पे हाथ रखकर, बिल्कुल नहीं। अब चले। सुधा, हाँ चलिए, मैं पीहू को साथ ले लेती हूँ। वैभव और सुधा ने अग्नि के 7 फेरे लेकर मंदिर में शादी कर ली। वैभव ने जब पीहू को पापा बोलने को कहा तो वो पहले तो नहीं मानी, पर जब सुधा ने उसे समझाया तो वो वैभव को पापा कहने को राजी हो गई। दोनों जब शादी करके घर पहुंचे तो लीलावती जी ने पहले तो मुंह बना लिया, पर जब वैभव ने उन्हें बहुत समझाया तो कोई और चारा ना पाकर वो भी मान गई। सुधा रात को दुल्हन की तरह तैयार होकर कमरे में आई तो वैभव उसे देखता ही रह गया। सुधा ने शर्म से नजरें झुका ली। वैभव ने उसे अपनी बगल में बैठाकर आंखें बंद करने को कहा। सुधा ने जैसे ही आंखें बंद की तो वैभव उसके बालों में गजरा लगाकर बोला, भैया को आपके बालों में गजरा लगाना बहुत पसंद था ना? आज वो जहाँ भी होंगे आपको देखकर बहुत खुश होंगे। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सुधा वैभव को एकटक देखने लगी। आज उसे वैभव में अपना विकास नजर आ रहा था। वैभव ने आगे कहा, मैं जानता हूँ आपने ये शादी अपने लिए नहीं, पीहू के लिए की है। आप जितना वक्त चाहे ले लीजिए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। जब भी आपको लगे कि आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे।
तब तक हम दोस्त बनकर ही रहेंगे। सुधा कुछ बोलती उससे पहले पीहू दरवाजा खटखटाने लगी। वैभव ने जाकर दरवाजा खोल दिया। पीहू वैभव से, मुझे मम्मा के पास सोना है। वैभव पीहू को गोद में उठाकर, नहीं, पीहू आज पापा के पास सोएगी। सुधा ने वैभव को पीहू से यूं प्यार करते देखा तो वैभव की तरफ देखकर बोली, आज आपके सीने से लगकर सो सकती हूँ। वैभव ने उसे सीने से लगा लिया। आज सुधा की बेरंग तस्वीर फिर से मोहब्बत के रंगों से भर गई। आप सभी लोगों का इस कहानी को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखने और बोलने में कोई त्रुटि हो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।